हेलो दोस्तों। हम लोग पिछले वीडियो में आर्टिकल 19 के बारे में हम लोग बात कर रहे थे, जहां पे मैंने बताया था कि अनुच्छेद 19 को अनुच्छेद 19 को 6 भागों में बांटा गया है। अनुच्छेद 19 को 6 भागों में बांटा गया है, जिसमें से पहला याद रखने के हिसाब से हम बताया थे कि पहला जो है हम बोल सकते हैं कि अनुच्छेद 19 के पहले भाग में भाषण देने का अधिकार है ना, भाषण या फिर हम कह सकते हैं प्रेस की स्वतंत्रता। दूसरा जो है हम इसमें बोल सकते हैं कि संघ बनाने का अधिकार दिया गया है। तीसरा बोल सकते हैं संगठन बनाने की स्वतंत्रता दिया गया है। फिर चौथा कहीं कह सकते हैं कि कहीं भी देश में आवागमन या भ्रमण करने की स्वतंत्रता दिया गया है। पांचवा अगर हम बोले कहीं भी पूरे देश में देश के किसी भी कोने में जो है निवास करने की स्वतंत्रता दी गई है। फिर छठा और अंतिम किसी भी देश के किसी भी कोने में कोई भी किसी भी प्रकार का व्यवसाय करने की स्वतंत्रता दी गई है। देखिए ये 6 चीज जो है आर्टिकल 19 के अंतर्गत दिया गया है, इसको याद कैसे रखेंगे, क्या तरीका है, तो याद रखना जरूरी है थोड़ा सा। तो एक ट्रिक से भी हम इसको ऐसे याद रख सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि अगर कोई व्यक्ति पहले भाषण दे रहा है तो भाषण देते देते कहीं ना कहीं एक संघ, एक यूनियन बनाने की संभावना हो जाती है कि लोगों को मैंने इकट्ठा किया तो संघ बनाया। तो अगर कोई व्यक्ति भाषण दे रहा है तो उसके बाद उसको जरूरत पड़ेगा कि वह संघ बनाए। संघ बना लिया, जब संघ बना लिया तो एक संघ बन गया, तो ऐसे कई सारे संघ बनेंगे तो एक ऑर्गेनाइजेशन की आवश्यकता पड़ेगी। संघ बनाने के बाद क्या बनाएगा, वो संगठन बनाएगा। जब संगठन बना लिया तो उसका वो प्रचार प्रसार करेगा, उसके लिए घूमना जरूरी है। तो कहीं भी भारत देश में वो आवागमन कर सकता है, और अगर कहीं घूमने जा रहा है, प्रचार प्रसार करने के लिए जा रहा है, तो कुछ समय के लिए वहां उसको निवास भी करना पड़ेगा। तो वो किसी भी देश के किसी भी कोने में निवास कर सकता है, और अगर निवास कर रहा है तो उसके बाद जीवन यापन के लिए, अपने दैनिक जीवन यापन के लिए कुछ ना कुछ तो व्यापार या व्यवसाय करना पड़ेगा, इसलिए वो क्या करेगा, व्यवसाय करेगा। इस तरीके से हम लोग याद रख सकते हैं। जैसे प्राचीन इतिहास में भी हम लोग पढ़ते हैं, गौतम बुद्ध को ही देख लीजिए ना, गौतम बुद्ध ने भाषण दिया, फिर संघ बना, संगठन बनाया उन्होंने, फिर अपने भिक्षुओं को कहीं कहीं प्रचार प्रसार करने के लिए भेजा, वो भिक्षु निवास करने लगे, फिर कुछ कुछ धीरे धीरे वो व्यवसाय में भी लग गए। इस तरीके से आर्टिकल 19 में टोटल ये 6 प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है, जिसमें से सबसे पहले हम लोग बात करेंगे प्रेस की स्वतंत्रता, भाषण देने की स्वतंत्रता आखिर ये है क्या। ठीक है, तो हम लोग आ जाते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक, जो कि आज के डेट में इंपॉर्टेंट है, प्रेस की स्वतंत्रता। ठीक है, देखिए प्रेस की स्वतंत्रता, प्रेस मतलब मीडिया। आज के डेट में प्रेस की स्वतंत्रता आखिर ये है क्या, क्यों स्वतंत्रता दी गई है, या इसका इस्तेमाल किस तरीके से हम लोग कर सकते हैं, क्योंकि ये स्वतंत्रता पूरे नागरिक को दी गई है, भारत देश के नागरिक को दी गई है। तो आखिर ऐसा क्या है इस स्वतंत्रता में, ये हमें दिया हुआ है, इसका इस्तेमाल हम कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले अगर हम मीडिया की बात करें तो कहा जाता है हमारे भारत देश का जो संविधान है उसके 3 स्तंभ है, जिसमें से पहला स्तंभ है कार्यपालिका, दूसरा विधायिका, तीसरा न्यायपालिका। मीडिया को चौथा स्तंभ माना जाता है। ठीक है, मीडिया को चौथा स्तंभ का दर्जा दिया गया है, प्रेस को चौथा स्तंभ का दर्जा दिया गया है, और इसे जनता और सरकार के बीच पुल माना जाता है, एक ब्रिज का काम करता है, एक सेतु का काम करता है ये मीडिया। यानी जनता के आवाज को सरकार तक पहुंचाना और सरकार के आवाज को जनता तक पहुंचाना, यह किसका काम है, यह प्रेस का काम है, मीडिया का काम है। लेकिन ये मीडिया कितने तरीके से जनता की आवाज को मीडिया ये सरकार तक पहुंचा सकता है और सरकार की आवाज को जनता तक पहुंचा सकता है। तो सामान्यतः इसके 3 माध्यम हैं, 3 माध्यम हम लोग देख सकते हैं। सबसे पहले आप देखिएगा तो एक होता है प्रिंट मीडिया, ठीक है, दूसरा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया,
और तीसरा है जो सबसे ज्यादा आजकल इस्तेमाल किया जा रहा है, सोशल मीडिया। देखिए इसमें जो प्रिंट मीडिया है, सबसे पहले प्रिंट मीडिया का मतलब जो हम लोग न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, जो मैगजीन वगैरह पढ़ते हैं, मतलब जो छप के आ रहा है, प्रिंट होकर के आ रहा है, उसको रखा जाता है प्रिंट मीडिया की कैटेगरी में, है ना। जैसे न्यूज़पेपर, तो न्यूज़पेपर को हम लोग इस कैटेगरी में रख सकते हैं। प्रिंट होकर के आ रहा है, हम लोग उसको पढ़ते हैं, प्रिंट मीडिया हो गया। ठीक है, इस माध्यम से जनता को जागरूक किया जाता है सरकार के प्रति, और सरकार को जागरूक किया जाता है जनता के प्रति। दूसरा यहाँ पे है, आपको दिख रहा होगा, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का मतलब टेलीविजन हो गया, रेडियो हो गया। इस माध्यम से जनता को अवेयर किया जाता है, सरकार के प्रति जागरूक किया जाता है। तो इलेक्ट्रॉनिक में सबसे बढ़िया माध्यम आप लोग रख सकते हैं टेलीविजन यानी टीवी, ठीक है, या फिर रेडियो। आज जिस तारीख में हम ये वीडियो बना रहे हैं, आज विश्व रेडियो दिवस के रूप में मनाया जाता है 13 फरवरी। और रेडियो का महत्व इतना ज्यादा है, खास करके जो जनरल कंपटीशन वाले लड़के हैं, आज के डेट में तो कम, लेकिन एक समय था कि रेडियो का जो टाइमिंग होता था, चाहे वो करंट अफेयर का हो या दूरदर्शन न्यूज चैनल का हो, रात को बच्चे जो है वो रेडियो सुना करते थे, क्योंकि सरकार की जितनी योजनाएं हैं या सरकार से रिलेटेड जो भी करंट न्यूज है वो उस रेडियो पे बताई जाती थी। खास करके सिविल सर्विस की तैयारी करने वाले बच्चे वो सुनते थे। ठीक है, तो आज विश्व रेडियो दिवस है 13 फरवरी। यहाँ पर देख सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में हम लोग टेलीविजन को रख सकते हैं, रेडियो को रख सकते हैं। ठीक है, प्रिंट। इसके बाद है आपका सोशल मीडिया। सोशल मीडिया में तो हमसे ज्यादा तो आप लोग ही जानते होंगे। एक एग्जाम्पल हम लोग ले सकते हैं फेसबुक का, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं हम लोग व्हाट्सएप का, एक एग्जाम्पल हम लोग ले सकते हैं ट्विटर का, एक एग्जाम्पल ले सकते हैं हम लोग इंस्टा का। यानी हम यहाँ पे जितना एग्जाम्पल काउंट कराएंगे उससे कई ज्यादा एग्जाम्पल तो आप लोग दे सकते हैं। ठीक है, तो 3 तरह से जो है मीडिया हमारे देश में काम कर रही है। पहला आपका प्रिंट मीडिया, दूसरा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, तीसरा सोशल मीडिया। अब जनता के पास जो पहुंच है, मीडिया का जो पहुंच है, इन तीनों में से सबसे ज्यादा अगर देखा जाए तो किस प्रकार की मीडिया का पहुंच ज्यादा है, तो इसमें हम लोग देख पाएंगे कि सोशल मीडिया का पहुंच जो है बहुत ज्यादा है। क्योंकि अगर हम यहाँ पे प्रिंट मीडिया की बात करें तो इसका शायद एक एज लिमिट होगा कि जिसका उम्र 35-40 साल से क्रॉस कर गया तो प्रिंट मीडिया में जो है वो ज्यादा दिलचस्पी अपना रखते हैं। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में